अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उस्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, वैसे तो फाइनली समरी आ चुकी है, लेकिन कुछ आपने पिछले कुछ 3 दिनों में और एक 14 तारीख को आपने कुछ पेशेन गोइयाँ की थी, वो मैं सुनवाना चाह रही हूँ नाजरीन को। पहले वो हम देख लेते हैं कि 14 तारीख को आपने क्या प्रेडिक्शन की थी, और उसके बाद वन बाय वन जो ये सीरीज़ है आपकी प्रेडिक्शंस की, वो आपको दिखाएंगे 14 को क्या प्रेडिक्शन की गई। अब फाइनल फैसला होगा। मैंने अर्ज़ किया था कि ये 18 के बाद ही होगा, 20-21 को होगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा। 21 को क्या प्रेडिक्शन की गई वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है GHQ को कि हमने फैसला कर लिया है कि हमने जनरल आसिफ को लगाना है। हमारे हिसाब से वो सीनियर मोस्ट है और हमारा हक है कि हम जिसको मर्जी लगाएं। खान साहब का भी हक था ना एक्सटेंशन देना, DGISI को निकालना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। हमारा भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो आप मेहरबानी करके 5 नाम भेजें, जो हम आपको कह रहे हैं, 5 नाम जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम टॉप पे हो। और अब देख लेते हैं कि कल यानी 22 तारीख को क्या पेशेन गोई की गई। अब समरी आई कल आ जाएगी। ठीक। और परसों कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में ये ऐलान होना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ शायद बात अटक गई है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं अटकी। अच्छा। हाँ, मैं समझता हूँ शायद वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के ऊपर ना अटक गई हो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कौन होगा। जी सेठी साहब, फाइनली समरी आ चुकी है, क्या मामला तय हो चुके हैं, लेकिन रात में हमने देखा कि एक कन्फ्यूजन पैदा हुई। वो कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई और फिर 5 के बजाय 6 नाम क्यों आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर क्या वही होने जा रहा है जो हुकूमत चाह रही थी, और क्या ये मामला तमाम जो मामला हैं ये खुश उसलूबी से सर अंजाम दिए जाएंगे। और आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आर्मी चीफ बन कौन रहा है और ये अनाउंसमेंट कब होने जा रही है। सबसे पहले हम आते हैं कि ये कल जो कन्फ्यूजन पैदा हुई रात में, ये क्यों पैदा हुई। हाँ, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन पैदा हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि समरी आ गई है, समरी आ गई है। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी तक नहीं आई। फिर मरियम औरंगज़ेब ने कहा अभी तक नहीं आई। अंसार अब्बासी साहब 10:32 पे अनाउंस कर चुके थे कि समरी आ गई है, 6 नाम है उसके अंदर, और जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम सबसे टेस्ट के सबसे ऊपर है। मगर ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब और गवर्नमेंट के लोग कहते हैं अभी तो हमें नहीं मिली, अभी नहीं मिली। और फिर 12:01 पे या 2 मिनट पे गालमन ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि 6 नाम की कोट अनकोट समरी हमने भेज दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो अब ये सारी चीज़ें हुई तो इस पर कन्फ्यूजन क्या थी। देखिए, मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने ये अपना प्रोग्राम जो आप जिसका क्लिप आपने दिखाया है, ये हमने कोई 7-7:30 बजे शाम को रिकॉर्ड किया था और 11 बजे रात को ये नशर हुआ। इसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि कल आ जाएगी जी। और उसके बाद काबीना के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी उस वक़्त अनाउंसमेंट नहीं हुई थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मगर अंसार अब्बासी साहब ने 10:30 बजे ये बात की, जो कि मैंने 11 बजे मेरा प्रोग्राम में आई। बहरहाल मुझे पता चल गया था कि फ़ैसले हो गए हैं और समरी जो है वो चल पड़ी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि समरी आई या क्या आया। देखिए, समरी जो होती है ना, ये एक ऐसी टर्म है जो कि गवर्नमेंट के अंदर मूवमेंट होती है, जो कि सीधी चली जाती है टू द टॉप पर्सन। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की समरी डिफेंस सेक्रेटरी भेजता है, GHQ नहीं भेजता। GHQ अंडर द रूल्स हस्बे मामूल जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, 5-6 जितने भी हों, जो कि एक बैच के साथ जिनका ताल्लुक हो या जो कि नियरिंग रिटायरमेंट हो, उनको ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में लिस्ट बना के साथ बायोडेटा लगा के और वो भेज देते हैं GHQ से टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसे डोजियर कहते हैं। डोसियर कह दें या कुछ कह दें। तो इसी तरीके के साथ ये डोसियर्स आते हैं। तो इन्होंने ये 5 या 6 डोसियर्स भेजने थे, उन्होंने भेज दिए। कल कोई 10:30 10:30 के करीब चले गए थे वो डिफेंस में जब पहुँचे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो सेक्रेटरी साहब ने अब आगे समरी बनानी थी और समरी बना के फिर PM हाउस भेजनी थी या PM ऑफिस भेजनी थी।
ऑफिस, जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब हो। अब मुझे नहीं पता कि सेक्स थे दफ्तर में या नहीं, या उनको याद किया गया, तलब किया गया कि GHQ से आ गया है पलंदा, अब आपने जल्दी से समरी बना के PM हाउस भेजें या PM ऑफिस भेजें, जहाँ भी PM साहब हैं। या हो सकता है उनको पहले ही बता दिया हो GHQ ने कि हम भेज रहे हैं, पहुँच जाओ तुम, ठीक, या उधर भी बता दिया हो कि हम भेज रहे हैं, और इन्होंने कहा जब तक हमारे पास नहीं आएगी उस वक्त तक हम अनाउंस नहीं करेंगे। हमारे पास से मुराद कि समरी डिफेंस सेक्रेटरी की बनाई हुई, जब तक PM हाउस नहीं आएगी हम नहीं कहेंगे कि हमने रिसीव किया कि नहीं। ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, और ISPR की तरफ से भी कन्फ्यूजन हुई। उन्होंने भी लफ्ज़ अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा कि समरी हैज़ बीन सेंट। दरअसल समरी एंड हैज़ बीन सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को समरी नहीं गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नाम गए थे। इट वॉज नॉट ए समरी। समरी इज़ ए बड़ी लीगल किस्म का डॉक्यूमेंट होता है कि उसके अंदर पहले लिखा होता है कि ये वजह और ये नाम है और ये है, और इसमें से प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वेस्टेड कि वो जिसको सेलेक्ट करना चाहे वो कर ले, और ये 2 स्लॉट्स हैं वगैरह, वो समरी कहते हैं उसको। आर्ग्यूमेंट सारे कि ये फैक्ट्स हैं, अब आप फैसला करें। तो ये कन्फ्यूजन रही है। कुछ तो मेरा ख्याल है इनको पता तो चल गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ गई है, मगर ये नहीं इनको पता था कि सेक्रेटरी साहब आज ही भेजेंगे या कल भेजेंगे। तो इन्होंने फिर फ़ोन किए होंगे सेक्रेटरी साहब को, अभी भेजो, बड़ी शोर पड़ा हुआ है, मैंने सारा मीडिया, अब अनाउंसमेंट भी हो गई है ISPR की तरफ से। तो फिर उन्होंने रातों रात बैठ के भेजी, और फिर ख्वाजा आसिफ ने वगैरह मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे के करीब ट्वीट किया कि समरी हमें कन्फर्म। तो ये कन्फ्यूजन इस वजह से रही। जाते जाते मैं ये कह दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जिन्होंने इससे एक और कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ ली है, तो उसको भी मैं बता दूं कि वो रबिश है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ी कि जी समरी आई, उसके अंदर 5 नाम थे, तो फिर इन्होंने कहा नहीं इसमें छठा नाम भी ऐड करें, तो वो वापस कर दी गई, फिर उसमें छठा नाम भी ऐड हुआ और फिर आई, तो इसलिए ये देर हो गई, तखीर हो गई। कॉन्स्पिरेसीज तो चलती रहती। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं थी, देयर वाज नो कंस्पिरेसी, देयर वाज नो थिंग, 6 ही नाम आए थे। तो इसके साथ अब आपकी बात आ गई कि जी 6 नाम क्यों आए, 5 क्यों नहीं आए। सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि 5 आएंगे, तो जिससे फिर ये बात चली जो आपने सवाल पूछा कि जी वो छठा नाम कैसे आ गया। तो बात ये है कि 6 नाम इसलिए हैं कि ये सारे 6 के 6 जो लोग हैं ये एक ही बैच के हैं, इन्होंने एक ही वक्त पे ग्रेजुएशन की थी, और आर्मी के अंदर बैच, जिस बैच के आप हों, जिस साल आपने ग्रेजुएशन की हो, वो उनको फिर क्लब करके इकट्ठा किया जाता है, और इनकी सबकी रिटायरमेंट डेट्स जो हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं, आगे पीछे हैं, मगर ये बैच वही है ग्रेजुएशन का PMA से, तो वो जो कोर्स होता है उनका। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर 6 के 6 जो कि इस बैच के थे सीनियरिटी में, उनके नाम लिख के भेज दिए। तो ये 6 इस तरीके से, ये 6 आए, 5 नहीं आए, क्योंकि छठे का भी हक बनता था कि भाई मैं भी तो उसी बैच का हूँ, मेरी भी तो सीनियरिटी शुड काउंट, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। और बात यह है कि ये 7 की और 8 की समरीज भी आई हैं। ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में 9 की समरी, 8 की समरी आई थी, ज़िया-उल हक साहब 8वें नंबर पे थे, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। सही। और सेठी साहब, ये जो फाइनली डिसाइड होने जा रहा है आर्मी चीफ से मुतालिक, तो जो हुकूमत चाहेगी वही होगा, और क्या ये मामला जो हैं वो खुश उसलूबी से अंजाम दिए जा सकेंगे? जी हाँ, अब बात यह है कि सबको पता तो चल गया कि जनरल आसिफ मुनीर का नाम सबसे टॉप पे है, और मैं अपने प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि उनको आर्मी चीफ बनाना है। अब ये भी डिबेट चल रही थी कि देखिए वो तो 27 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, और तो अगर वो रिटायर 27 को कर जाते हैं तो 29 से गिनती होती है, तो एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो मैं इसमें भी क्लैरिफिकेशन कर दूं आपको कि कोई इसमें इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी 3 स्टार को 4 स्टार बटन दबाने के साथ लगा सकते हैं, और जैसे ही वो 4 स्टार बनते हैं तो उनकी सीनियरिटी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है एज एलिजिबल। और इसमें केसेस, जो हाल ही का जो केस है वो जनरल जहांगीर करामत का है। जनरल जहांगीर करामत, जनरल वहीद रिटायर हो रहे थे जिस दिन, जनरल जहांगीर करामत उनसे कोई 6 या 8 दिन पहले उनकी रिटायरमेंट हो रही थी। तो उनकी रिटायरमेंट से पहले उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई कि जी ये आर्मी चीफ बनेंगे, तो उसी वक्त वो फिर 4 स्टार हो गए वो, और इसलिए उनकी वो जो 7-8 दिन की पहले रिटायरमेंट थी वो फ़ारग हो गई। इसी तरीके के साथ जनरल आसिम मुनीर का भी यही होगा कि उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कल या परसों, और यह अब आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कल या परसों उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ही इज़ द नेक्स्ट आर्मी चीफ।
तो ये 27 वाली बात फारग हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दी हो जाएगा ये फैसला, इसमें अब देर नहीं करनी किसी ने। ठीक। और इसके लिए कोई किसी चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और ये 26 से पहले पहले ये करके फारग हो जाएंगे। फिर खान साहब को सोचना पड़ेगा, उसकी तरफ भी आएंगे कि खान साहब को सोचना पड़ेगा कि अनाउंसमेंट तो हो गई। अगर इनका ख्याल था कि 26 की रात को होगी या 27 को होगी, इन्होंने पहले कर देनी है, पहले कर के उनको बना देना है। और जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई, बाजवा साहब ने तो आज अपनी स्पीच में कह दिया है कि मेरा ये आखिरी स्पीच है। और जैसे ही आसिम मुनीर साहब की अनाउंसमेंट होती है तो सारे के सारी फ़ौज जो है उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो वो डी जूरे तो वो जाके 29 को होंगे लीगली, मगर इन फैक्ट वो जब कल या परसों वो बन जाएंगे आर्मी चीफ, लिटरली। हाँ, फॉर्मल 29 को ही होगा जब वो जाएंगे, तो हैंड ओवर टेक ओवर जो होता है वो होगा। मगर सारी फ़ौज लाइन अप कर जाएगी इन बिहाइंड आसिम मुनीर साहब। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, घंटों की बात है, दिनों की बात नहीं है। तो क्या सदर भी फौरन उस पर साइन कर देंगे? अच्छा, इसमें ये सदर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं ना, हाँ, कि इमरान अब खान ये है कह रहे हैं कि कि मेरा मेरी ख्याल है पार्टी के कि सदर हैं तो मेरे से मशवरा किए बगैर तो हाँ, नहीं कर वो सकते। मशवरे करते रहे। सदर साहब -1 सेकंड के अंदर साइन कर देंगे। अच्छा, -1 सेकंड के अंदर ये साइन कर देंगे, इसमें 1 सेकंड की भी डिले नहीं करेंगे। यानी जैसे ही नॉमिनेशन होगी उसके बाद जो है वो उसके बाद sign हो सारी जाएगी। फ़ौज खड़ी हो जाएगी एक तरफ, जनरल आसिम के पीछे, गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होगी। तो फिर समझ आ जाएगी इमरान खान को भी और प्रेसिडेंट साहब को भी कि अब बचाव इसी में है कि आप भी खड़े होकर सलूट कर दें, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। तो फिर 26 मार्च के लॉन्ग मार्च का क्या होगा? अच्छा, अब 26 मार्च उन्होंने जो 26 नवंबर 26 नवंबर का क्या होगा? 26 नवंबर खान साहब की कुछ मिसकैलकुलेशन थी, मगर कुछ थी भी और नहीं भी थी। मेरा ख्याल है उनको पता था कि इस किस्म की चीज़ होने जा रही है और इस पर फैसला अब हो गया था, उनको पता चल गया था। कल मैंने बात की कि कुछ बात अड़ी हुई है कहीं, याद है आपको? मैंने कहा जो बात है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं अड़ी हुई, वो फैसला हो गया है और कन्वे भी कर दिया गया और तस्लीम भी हो गया कि अच्छा ठीक है, फिर अब ऐसे ही है तो ऐसे ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का हक है। वो जिस दिन उनको बनाएंगे 4 स्टार वो हो गए। अब आइए, और वो प्रेसिडेंट साहब 8 दिन 10 दिन रोक के बैठ जाएंगे। अगर वो रोक के बैठ गए तो बैठ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, बैठ गए तो बैठ गए। तो अगर उसके बाद फिर ऑटोमेटिक हो गया, जब ऑटोमेटिक हो गया तो फिर प्रेसिडेंट साहब उसी देख लवांगे, ठीक है कि नहीं? मतलब दिस इज़ द वे पॉलिटिक्स इज। तो प्रेसिडेंट साहब इज़ नॉट गोइंग टू टेक सच रिस्क्स। वो उन्हें पता है कितनी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। पहले भी उन्होंने खान साहब की बातों में आके कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके साथ उनका शऊर जो है वो काफ़ी, उनका रेपुटेशन गिरी है और तारीख में लिखी जाएंगी ये चीज़ें। वो लोग सोचते हैं कि, और वो उनकी हमेशा कोशिश ये खान साहब को समझाने की कि ये रास्ता मत लें आप, तो वो अब ये रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे लड़ाई झगड़े वाला। तो ये तो मैंने आपके ये सारे सवालों के जवाब दे दिए। कुछ चीज़ रह गई है तो पूछ लीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है आज, उसके हवाले से हम 1 बाय 1 उसके जो पॉइंट्स हैं। आपने असली बात तो पूछी कोई नहीं कि जो बात अड़ी हुई थी वो कहाँ जाएगी। चले छोड़े, अब नहीं पूछना तो ना पूछो, नहीं पूछना तो ना पूछो। जी, जहाँ पे बात अड़ी हुई थी वो कहाँ जाएगी? और चुप हो गए। तो है टाइम? जी है। अच्छा, देखिए अड़ी हुई थी बात और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा ये चाह रहे, या जनरल अजहर या जनरल साहिर, इनमें से एक को आप चेयरमैन जॉइंट चीफ्स लगा दें, क्योंकि वो भी जनरल बाजवा की टीम का हिस्सा रहे हैं। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। तो कोई थोड़ी सी गुंजाइश निकल आए कि हमने आपकी बात मान ली, आप थोड़ी सी हमारी बात भी मान लें। क्या हुकूमत ये मानती है बात या नहीं मानती, आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो। मगर अगर जो हुकूमत मान जाएगी अगर ऐसी बात, तो मैं समझता हूँ कि सब जगह पे ही तालियां बजेंगी। और हुकूमत अगर ये नहीं बात मानेगी और किसी और को बना देगी, इन दोनों में से एक को नहीं बनाएगी, तो फिर कुछ लोग तो फिर भी तालियां बजाएंगे और कुछ लोग जो है तनकीद भी करेंगे। तो अब देखना ये है कि हुकूमत का क्या रवैया रहता है इसके ऊपर। ठीक, तो इसकी आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि कौन बनने जा रहा है? मैं कर भी सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है ना ही करें, क्योंकि बात अभी अड़ी हुई है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। चलें जी, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आकर फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो हम स्पीच की है उससे मुतालिक बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा और शुहदा की जो तकरीब थी उससे खिताब करते हुए कहा है कि मैं बतौर आर्मी चीफ आखिरी बार आपसे खिताब कर रहा हूं और मैं अनकरीब रिटायर होने वाला हूं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। लेकिन ये बात सबको ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। फ़ौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। जी सेठी साहब। यार मुख्तसर स्पीच थी। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ स्पीच से। अच्छा। हाँ, लंबी बातें बहुत हो सकती थी, मगर जितनी लंबी बात करते ना उतनी उसमें अंदर खामियां होनी थी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। तो जनरल साहब ने बड़ा सिंपल तरीके के साथ मोटी बात कर दी आज, और मेरा ख्याल है गुंजाइश इसी की थी कि आप मोटी बात करेंगे, बारीकों में जाएंगे तो तनकीद होगी। हर बंदे का फिर अपना मौक़िफ़ है। मैं नोट्स ले रहा था जब ये सारी बातें हो रही थी। तो अब आज उन्होंने मुख्तसरन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी टच किया, सिर्फ ज़्यादा वजाहत नहीं की। अपने कामयाबी के बारे में कि हमारे दौर में, इनके दौर में क्या क्या कामयाबियाँ हुई, उनका जिक्र किया। रेकोडिक, ये रेकोडिक के ऊपर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। इतना मुश्किल मसला था जो कि जनरल साहब ने अंडरटेक किया कि इसको इसको हल करना है, और पूरी दिलचस्पी के साथ GSU ने इसके अंदर शामिल हुए और एक रास्ता ढूंढा। ये कोई आसान काम नहीं था, सियासी जमातों के लिए बहुत मुश्किल होना था, क्योंकि इसके अंदर बलोचिस्तान वाले भी बैठे हुए हैं और पुरानी हुकूमत के जो नाअहल फैसले थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो गलतियां की जिसकी वजह से हम फंस गए। कितनी मुश्किल के साथ इसको करना पड़ा। अगर कोई और करता तो आज फिर कंट्रोवर्सी होनी थी। तो ये वन शुड बी हैप्पी कि जनरल साहब ने तवज्जो दे के इस मामले को अब ख़त्म करके बात आगे बढ़ाई है। नहीं तो ये हमारे गले पड़ा हुआ था। 8-9 अरब डॉलर का डज लगी हुई थी। तो ये सेटलमेंट करवानी बिटवीन प्रोविंस, बिटवीन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पीपल, द कंपनी, फॉरेन कंपनी, द फेडरल गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल काम। एक मुश्किल तो ये बहुत कामयाबी के साथ इन्होंने हैंडल किया, इनकी टीम ने। इसी के तरीके के साथ और भी इन्होंने जिक्र किया कार्की का, वो टर्की वाली जो शिप का मामला था, वो भी फंसा हुआ था काफ़ी अरसे से। कोई हुकूमत उसको तय नहीं कर, डरते थे ना कि जो करेगा उसके ऊपर तनकीद होगी। तो इन्होंने उसको भी निपटा और उसको भी मसला हल किया। फ्लड्स के दौरान तो आपने देख ही लिया कितना ज़बरदस्त रोल था फ़ौज का। कोविड के दौरान भी आपने देख लिया कि कैसे उन्होंने हैंडल किया। और इसी तरीके के साथ FATF, अगर ये पाकिस्तान अफवाज की इनपुट ना होती तो आप अभी ब्लैक लिस्ट में आप होते, क्योंकि जो चीज़ डिलीवरी देनी थी वो सिवाय फ़ौज के और कोई डिलीवरी दे नहीं सकता था। और इन्होंने बड़ी भागदौड़ की है, और जिसे कहते हैं बड़ा कड़वा घूट भी किया है। बहुत से अपने पुराने साथियों को भी गुड बाय करना पड़ा और इक़दामात करने पड़े, जिसकी वजह से कुछ नेशनल सिक्योरिटी को भी फिर से रिव्यू करना पड़ा। मैं समझता हूँ दिस वाज अ फैंटास्टिक थिंग। अच्छा, मगर इन्होंने फिर जो असली जो मोटी बात की वो ये कही कि जी पिछले फरवरी हमने फ़ैसला किया कि अब सियासत में दखल नहीं देना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के साथ फिर क्राइसिस शुरू हो गई, जो अभी भी इमरान खान कहता है कि अगर ये चाहते तो रोक सकते थे, इन्होंने रोका नहीं। तो वो तो अब इमरान ने भी तस्लीम कर लिए, और इन्होंने कह दिया है कि हमने इंटरवेंशन करनी छोड़ दी थी। इससे ये दो बातें वाज़ेह हो गई कि एक तो ये कि इन्होंने छोड़ दी, एक ये कि इससे पहले करते आए हैं। कोई चीज़ कर रहे थे तो
छोड़ दी। इसका मतलब है तस्लीम कर ली कि इनका सारा हाइब्रिड गवर्नमेंट का जो एक्सपेरिमेंट था, जो 2011-12 में शुरू हुआ और पूरे 10 साल चला वो एक्सपेरिमेंट, मार्शल लॉ नहीं, एक हाइब्रिड रिजीम, ये सब्सटीट्यूट होना था मार्शल लॉ के लिए, कि अपना बंदा को लाया जाए, उसके सारे काम करवाए जाए, और वो सेम पेज और उसको इलेक्शन भी करवाई और उसके बाद फिर उसको प्रॉप अप भी किया। फिर जब बदनामी शुरू हुई तो फिर छोड़ दिया क्योंकि ये फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उन्होंने एडमिशन की है कि हमसे गलती हो गई है, और गलती की वजह से फिर हमने अपनी गलती का रास्ता दुरुस्त किया। जब दुरुस्त किया तो खान साहब के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और फिर ये इसका अफसोस जाहिर किया कि खान साहब ने फिर जिस तरीके के साथ जो रवैया अख्तियार किया है जनरल बाजवा के साथ और फ़ौज के साथ, अपने जिक्र नहीं किया उन्होंने, हालांकि जनरल बाजवा को टारगेट किया गया और बड़े जलील तरीके के साथ टारगेट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि मोटी बात तो वो कर गए, मगर जाते जाते एक और बात भी कर गए, और ये बात पहली दफ़ा नहीं, ये दूसरी दफ़ा की उन्होंने, पहले भी एक दफ़ा की थी, कि अब हमने ये फ़ैसला किया है कि आगे हम नई इंटरवेंशंस करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, इस पर कारबंद रहेंगे। हाँ, हम पाबंद रहेंगे। अब ये पहले भी उन्होंने कहा था, क्योंकि लोग पूछते भाई आप क्या गारंटी करें, आप तो जा रहे हैं, अगला जो आएगा वो फिर करेगा। तो इन्होंने ये दूसरी दफ़ा ये बात दोहराई है। पहले भी एक पहली दफ़ा इन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा था कि अब जो लोग हमने नई फ़ौज में जो प्रमोशंस हुई हैं और जो नए लोग आए हैं, वो सबको इस बात का एहसास है कि हमसे गलती हो गई और हमें ये काम नहीं करने चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तारीख़ लिखी जाएगी तो दो बातें, एक तो जनरल साहब की ये जो 10 साल हाइब्रिड रेजीम थी, ये इनका प्लान नहीं था, इनको कोऑप्ट किया गया 2017 में, 16-17 में, इनका बिल्कुल इरादा नहीं था ये करने को, मगर इनके साथी और इमरान खान ने प्रेशर डाल के इनको भी कोऑप्ट कर लिया और मियाँ साहब की छुट्टी करा दी, और फिर से आपको फिर भुगतना पड़ा हर एक चीज़, एक गुनाह के ऊपर 10 गुना और करने पड़े, जिसकी वजह से फिर यहाँ जहाँ ये पहुँचे हैं। मगर दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं कि वो कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये कहता है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। कहता है दरअसल ये दोनों इस किस्म के इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद हैं, इनको नहीं करना चाहिए। मगर दरअसल वो तो खुद एडमिट कर गए हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत तो थी ना, इनकी इंटरवेंशन के ज़रिए थी। मगर ये तो, और साथ ये भी कह गए हैं कि अगर कोई साजिश होती निकालने की खान साहब को, रेजीम चेंज की, तो क्या पाकिस्तान फ़ौज उसका हिस्सा बनती? कभी भी ना बनती। ठीक है ना, किसी बैरूनी मुल्क की साजिश के अंदर तो कभी ना वो आती। तो इसका मतलब है इससे वो दो बातें कह गए, एक ये कि हाँ हमने सिलेक्टेड वाला ठीक है और इम्पोर्टेड वाला गलत है, मगर वो कह नहीं सकते थे, उन्होंने इस तरीके से ये बात कर दी कि ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ, अपनी लंबी चौड़ी तारीफ़ें नहीं की अपनी, और ना ही किसी की पिन पॉइंटेड क्रिटिसिज्म की है। नाम लेके कर सकते थे, नहीं किया। और वो अब बेसिकली उनका जो सारा बॉडी पॉस्चर था और सारा कुछ था वो यही था कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो उन्होंने फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो यही था कि हम ये सारी बातों को दरगुजर करते हैं और आगे बढ़ेंगे। और बहुत बातें हो सकती थी, तू मैं वाली नहीं की उन्होंने। मेरा ख्याल है जनरल साहब को बड़ा वक्त मिलेगा सोच विचार करने का। 5 साल में तो मेरे साथ उनकी मुलाकात उन्होंने हमें कभी याद ही नहीं किया, और अगर कभी शायद किया भी हो तो कोई अच्छे अंदाज में नहीं किया था। तो हमने तनकीदी जायज़ा लिया हुआ था, मगर अब उम्मीद है कि किसी वक्त अगर मुलाकात होगी तो कोई गपशप अच्छी निकलेगी। एंड आई होप जनरल साहब विल बी लेफ्ट इन पीस। बट बात यह है कि अपने गुनाह भुगतने पड़ते हैं, और आपने देखा जनरल मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ था, और अब पीटीआई वालों को भी समझ आनी चाहिए कि इस चीज़ को अब दरगुजर कर दें, आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ फ़ैसले हो गए हैं। ठीक। अच्छा सेठी साहब, दीगर भी कुछ पॉइंट्स हैं इसी तकरीर के हवाले से, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी वन बाय वन। कुछ मौशी हालात, मौशी मुश्किलात का भी जिक्र किया, और साथ ही साथ जो 71 की जंग थी उसका भी जिक्र किया, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, एक तरफ तो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इन्होंने कहा कि माजी की गलतियों से हमने सीखना है और हमने सीखा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो 71 में जो नाकामी थी वो फ़ौजी नहीं सियासी थी। ये ज़रा समझा दें ये। हाँ नहीं, देखिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये मौका ढूंढा क्योंकि वो जिस किस्म की तकरीब थी वहाँ यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी ना, शोदा और मार्टर्स और ये वो, तो और ऑडियंस भी उसी किस्म की थी वहाँ, जिन लोगों ने, जिनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, फैमिलीज़ ने। तो उस
कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने फिर बांग्लादेश की भी बात की कि दरअसल 90,000 कैदी नहीं थे। लोग कहते हैं कि हमारे 90,000 फ़ौज थी और हिंदुस्तान की फ़ौज से हम हार गए। दरअसल हमारे तो 30-35,000 थे और दूसरी तरफ 4-5 लाख फ़ौजी थे और मुक्ति बाहिनी थी वगैरह वगैरह। तो एक तो उन्होंने ये क्लियर किया कि ये इतनी बड़ी शिकस्त, फ़ौजी शिकस्त नहीं थी। वी वर आउट नंबर्ड और मगर सिविलियंस भी थे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि और ये भी इसी का वजह ये कि बड़ी बहुत कुर्बानी थी हमारी। दूसरी तरफ ये कि जी सिविलियंस भी, ये साहब को जो कुछ हुआ वहाँ, इससे सिर्फ फ़ौज का रोल नहीं था, सिविलियंस ने भी ये क्राइसिस क्रिएट की थी। अब बात तो सही है कि क्राइसिस जो थी वो फ़ौजी हुक्मरान उस वक़्त के या ख़ान साहब, जनरल साहब और उनका टोला था, और दूसरी तरफ सियासतदान थे। एक तरफ मुजीब था बांग्लादेश वाले, और दूसरी तरफ भुट्टो साहब थे यहाँ, और लड़ाई झगड़े इनके भी थे। उनके पास मेजॉरिटी थी, वो कह रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भुट्टो साहब के पास वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी थी, वो कह रहे थे मैं बनूँगा। तो सारी बात शुरू होगी, उधर तुम इधर हम, और उसी सिलसिले में फिर इंडिया ने पूरी ग्राउंड प्रिपेयर की हुई थी, और इंडिया ने फिर प्रोवोक किया आपको कि जी आप मुक्ति बाहिनी बनाई, वो आपके ऊपर अटैक करनी शुरू हो गई। फिर यहाँ फिर फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि हम अटैक करेंगे इंडिया को। तो ये जो वॉर हुई ना, वो प्रोवोक की गई। हमने फिर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर हमने अटैक किया ताकि प्रेशर वहाँ से कम हो। फिर वो नहीं, इट डिडंट वर्क। तो फिर इसलिए देन इवेंचुअली यहाँ भी स्टेलमेट हो गया और उधर हम हार गए, और वी हैड टू सरेंडर। तो उनका ये कहना था कि सिविलियंस का भी रोल था। तारीख में बिल्कुल ऐसे है। डिसीजन मेकर तो ये थे ना, डिसीजन मेकर, जाहिर है डिसीजन तो एक ही शख्स लेता है। और जब भी कोई डिबैकल हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली है। अगर कारगिल हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली। अगर CHN में जो कुछ हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली। 1965 का वॉर हुआ तो आर्मी चीफ ने डिसीजन ली थी। तो डिसीजंस तो फ़ौजी खुद ही लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वॉर नहीं इंडिया के ऊपर डिक्लेयर किया। आर्मी चीफ्स ही करते हैं ये। फ़ौज की तरफ से भी ऐसे इनिशिएटिव आते हैं। जिहाद का इनिशिएटिव है वो भी फ़ौज का इनिशिएटिव था। अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन का इनिशिएटिव था, वो भी फ़ौज का इनिशिएटिव था। इसी तरह कारगिल जाओ, वो भी फ़ौज का इनिशिएटिव था। 1965 वॉर भी फ़ौज का इनिशिएटिव था, एंड सो ऑन। तो बात आपने सही कही, डिसीजन मेकिंग तो जिसके पास बंदूक हो उसी की होती है। मगर फिर वो अपनी डिसीजन को पक्का करने के लिए सिविलियंस को साथ ले लेते हैं। अगर सिविलियंस खड़े ना हो उनके साथ तो ये फ़ैसले फिर ऐसे कर नहीं सकते। तो आज भी अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ जाएं अक्रॉस द टेबल, और वो जो जिसे हम कहते हैं आइनी रूल्स ऑफ द गेम, वो अगर तय हो जाए, जो वो कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाए, तो कभी फ़ौज इंटरवेंशन नहीं कर सकती। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है। जिसको मौका मिलता है वो फ़ौज का सहारा लेता है। फ़ौज के फिर अपने इंटरेस्ट भी होते हैं कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पहुँच जाए। आज अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ जाएँ पार्लियामेंट के अंदर और फैसले हो जाएं कि आइन के मुताबिक सब कुछ होगा, ये चोर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, सेलेक्टेड गवर्नमेंट, सबको फ़र्क कर दिया जाए, ये चीज़ें अब नहीं होंगी। एक लॉयल अपोजिशन होगी, एक लॉयल गवर्नमेंट होगी, अपनी अपनी टर्म कंप्लीट करेंगे, और कोई बंदा फ़ौज के पास नहीं जाएगा ओके हमारी मदद करो, तो फिर भी ये मुल्क चल सकता है। देखें ना, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला इशू है, इसके ऊपर तो इत्तेफाक होना चाहिए सबका कि भाई ये मुश्किल फ़ैसले हैं, ये सबको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ जो जिस मोड़ पे आप पहुँचे हैं, इसमें सारे सियासतदानों का, सियासी हुकूमतों का और फौजी रोल है। सब स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने ये मिल के यहाँ इस क्राइसिस को लेके आए हैं। सियासतदान जो है वो करते रहे, अब तो खान साहब भी कर रहे हैं। तो मतलब है कि सारे अवाम में एक ही है। इसलिए बेहतर यही है कि बैठ जाए, फ़ैसला कर लें, और कुछ तकड़े अकाउंटेबिलिटी के इदारे बना दें जो कि अनबायस्ड हों। तो कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना लें, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अब ये आइन इसको इतना तोड़ दिया गया है और इसको इतना बेंड कर दिया गया है कि बेचारी ये आइन के अंदर जान जो है ना वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। और आइन का जान जब ख़त्म होगी तो उसका मतलब है पार्लियामेंट की जान ख़त्म होती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं, बिकॉज सारे सियासी फैसले जो पार्लियामेंट में होने हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, वो भी गंदे हो रहे हैं जजेस। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रियासत के जो पिलर्स होते हैं, फ़ौज,
जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, यही पिलर्स होते जी, हैं। चार। पार्लियामेंट भी ख़राब हो रही है, जुडिशरी भी ख़राब हो रही है, फ़ौज भी ख़राब हो गई है, मीडिया की इतनी पिटाई हुई है कि मीडिया को समझ नहीं आ रही आना कहाँ और जाना कहाँ है। तो अब खुद ही सोच लीजिए, जब सूरत हाल ऐसी हो जाए तो कहते हैं कि द नेशन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। तो इसको रोकिए, ये बैंकरप्सी, ये लड़ाई झगड़े, इनको रोकिए, मुल्क को बनाइए और गरीबों के लिए कुछ करें। नहीं तो ये गरीब आपको फिर जिस दिन खड़े हो गए ना, तो उस दिन फिर समझ आ जाएगी सबको। आइन को स्ट्रेंथन करना सियासतदानों की जिम्मेदारी है और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।